सबसे पहले हम बात करेंगे ई वे बिल के बारे में। ई वे बिल जिसको बुलाया जाता है इलेक्ट्रॉनिक वे बिल। जब जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया तो जीएसटी के अंडर ही लाया गया इस ई वे बिल सिस्टम को। और ई वे बिल होता क्या है, अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो ये एक तरीके का डॉक्यूमेंट है। और ये डॉक्यूमेंट कब ज़रूरी होता है, इस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है तब जब कोई इंसान किसी गुड्स के ऐसे कंसाइनमेंट को लेकर जा रहा होता है जिसकी वैल्यू होती है मोर देन 50,000 और उसको बेचने के लिए, सेल के लिए ले जाना है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ मोर देन 10 किलोमीटर। बहुत सिंपल, ई वे बिल एक टाइप का डॉक्यूमेंट है जिसको जनरेट किया जाता है तब जब कोई इंसान गुड्स के किसी ऐसे कंसाइनमेंट को लेकर जा रहा होता है जिसकी वैल्यू होती है मोर देन 50,000 और जिसको बेचने के लिए 10 किलोमीटर से ज़्यादा के डिस्टेंस पर लेकर जाना है। देखो इसके पीछे की कहानी क्या है। पुराने सिस्टम में क्या होता था, मान लेते हैं कोई ट्रक है, उसको कश्मीर से कन्याकुमारी तक सामान लेकर जाना है, तो पुराने टाइम पे लगती थी ऑक्ट्री ड्यूटी या सिंपल लैंग्वेज बोलें तो एंट्री टैक्स। अब ये जो ट्रक है इसको हर एक स्टेट के बॉर्डर पर रोका जाएगा, चुंगी कर लिया जाएगा और इसमें खूब सारी डिलेज होती थी। और डिलेज से मेरा मतलब ये नहीं कि 15 मिनट 20 मिनट या आधा घंटा लेट हो गए, एक एक दो दो रात ट्रक्स को वेट करना पड़ता था, मतलब ह्यूज डिलेज होते थे। इससे डील करने के लिए जीएसटी में इंट्रोड्यूस किया गया ई वे बिल। अब क्या होता है, अब बहुत सिंपल बता दिया गया है कि अगर आप 50,000 रुपये से ज़्यादा की वैल्यू के गुड्स को लेकर जा रहे हो और 10 किलोमीटर से ज़्यादा के डिस्टेंस पर लेकर जा रहे हो तो आपको सिंपली क्या करना है कि आपको पहले ही इस ई वे बिल को जनरेट कर लेना है। एक बार आपने ई वे बिल को जनरेट कर लिया ऑनलाइन तो ये जो ई वे बिल है अब ये पूरे कंट्री में वैलिड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको कोई अथॉरिटी रोकेगी नहीं। और अगर रोकेगी तो आपको सिंपली अपना ई वे बिल दिखाना है। और ये जो ई वे बिल है आप इसका प्रिंट आउट दिखा दो, भले ही इसका एसएमएस दिखा दो, भले ही इसका रिटन इनवॉइस दिखा दो, किसी भी फॉर्म में आप इसको प्रोड्यूस कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको गुड्स का मूवमेंट करना है 10 किलोमीटर से ज़्यादा के डिस्टेंस के लिए, भले ही विद इन द स्टेट या आउटसाइड द स्टेट, तो आपको ये ई वे बिल जनरेट करना ही करना पड़ेगा। और एक बार अगर आपने ई वे बिल जनरेट किया है तो उसकी वैलिडिटी कितनी है, उसकी वैलिडिटी है 1 दिन के लिए एंड अप टू 200 किलोमीटर डिस्टेंस। एक बार अगर आपने ई वे बिल जनरेट किया है तो 1 दिन तक वो वैलिड रहेगा और अप टू 200 किलोमीटर तक के डिस्टेंस तक वैलिड रहेगा। बहुत सिंपल, ई वे बिल क्या है, इट इज़ अ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी कैरिड बाय पर्सन इन चार्ज ऑफ कन्वीनियंस कैरिंग कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स ऑफ वैल्यू मोर देन 50,000 फॉर सेल बियॉन्ड 10 किलोमीटर। अच्छा, इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये भी है कि ये जो कंसाइनमेंट है ये सेल के लिए होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई सोफ़ा ख़रीदा और उसकी वैल्यू है मान लेते हैं 1 लाख रुपए और मुझे ये सोफ़ा अपने गांव लेके जाना है जो कि 15 किलोमीटर दूर है। इसके लिए मुझे ई वे बिल जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये जो गुड्स का कंसाइनमेंट है वो सेल के लिए नहीं है, इसको मैं अपने घर लेके जा रहा हूँ। बट हाँ, अगर सेल के लिए आप गुड्स के कंसाइनमेंट को लेके जा रहे हो जिसकी वैल्यू है मोर देन 50,000 और जिसको 10 किलोमीटर से ज़्यादा के डिस्टेंस तक लेके जाना है तो आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। ये जो ई वे बिल होता है ये पूरे कंट्री में वैलिड होता है, किसी भी फॉर्म में आप इसको प्रोड्यूस कर सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आपको गुड्स का मूवमेंट करना है भले ही विद इन द स्टेट या आउटसाइड द स्टेट, तो आपको ई वे बिल जनरेट करना ही करना पड़ेगा। इसकी वैलिडिटी 1 दिन की होती है एंड अप टू 200 किलोमीटर होती है। फिर इसके बाद बात की गई है जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल के बारे में। ये जितने भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं इनको साथ के साथ अपने शॉर्ट नोट्स में लिखते रहना, तभी आपको चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल, जीएसटी एक्ट लाया गया 2017 में। इसी एक्ट के एक सेक्शन में, सेक्शन 109 में ये लिखा गया कि एक जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल को स्टैब्लिश किया जाए, कॉन्स्टिट्यूट किया जाए और इस जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल की बेंचेस को भी कॉन्स्टिट्यूट किया जाए। जीएसटी लॉस से रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं उनको रिजॉल्व करने का काम किसका है, जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल का है। इस जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल की प्रिंसिपल बेंच कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। और ये जो प्रिंसिपल बेंच है इसमें 2 जुडिशियल मेंबर्स हैं और 2 टेक्निकल मेंबर्स हैं। बहुत सिंपल सी बातचीत है। ई वे बिल क्या होता है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि रिक्वायर्ड होता है तब जब कोई इंसान गुड्स के किसी ऐसे कंसाइनमेंट को लेकर जा रहा होता है जिसकी वैल्यू 50,000 रुपये से ज़्यादा की है
और उसको बेचने के लिए 10 किलोमीटर से ज़्यादा के डिस्टेंस पर लेकर जाना है, तो आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ता है। दूसरा हमने बात की जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल के बारे में। ये जो ई वे बिल है, इसमें एक चीज़ ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसकी वैलिडिटी 1 दिन की होती है एंड अप टू 200 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस। फिर हमने बात की जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल के बारे में। जीएसटी एक्ट ऑफ 2017 का सेक्शन 109 बात करता है इसके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। इसकी प्रिंसिपल बेंच कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। उस प्रिंसिपल बेंच में 2 जुडिशियल मेंबर्स हैं और 2 टेक्निकल मेंबर्स हैं। जीएसटी लॉस से रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं उनको सॉल्व करने का काम है जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल का। फिर इसके बाद बात की गई है नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी के बारे में। देखो 2017 में जीएसटी को लाया गया और 2017 के बाद से ही सरकार ने बहुत सारे गुड्स और सर्विसेज के ऊपर जो टैक्स के रेट्स हैं या फिर अपन ये कहें कि जीएसटी के रेट्स हैं उनको कॉन्स्टेंटली रिड्यूस किया है, उनको लगातार कम किया है। लेकिन सरकार तो रेट्स को कम कर रही थी, बट ये देखने को मिल रहा था कि ये जो रेट्स को कम किया जा रहा है उनका प्रॉफिट, उनका जो फायदा है वो अल्टीमेटली कंज्यूमर्स को ट्रांसफर नहीं किया जा रहा है। सरकार रेट्स को कम कर रही है लेकिन बीच में जो सेलर्स बैठे हुए हैं वो इस बेनिफिट को अल्टीमेटली कंज्यूमर्स तक ट्रांसफर नहीं कर रहे थे। तो ये इंश्योर करने के लिए कि अगर सरकार रेट्स को कम करे तो अल्टीमेटली जो रेट कम होने का बेनिफिट है वो फाइनल कंज्यूमर को मिले, उसके लिए नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी को सेटअप किया गया, NAA को सेटअप किया गया। इसमें एक चेयरमैन होता है और इसमें 4 मेंबर्स होते हैं। अगर कोई सेलर, कोई ट्रेडर रेट्स जो कम की गई हैं उसके प्रॉफिट को कंज्यूमर्स तक पास ऑन नहीं करता है तो इसको बुलाया जाता है प्रॉफिट टियरिंग। क्या बुलाया जाता है? प्रॉफिट टियरिंग। अगर किसी कंज्यूमर को ऐसा लग रहा है, किसी कॉर्पोरेशन को ऐसा लग रहा है कि सरकार ने तो रेट्स कम किए हैं लेकिन बीच में जो सेलर बैठा है, जो ट्रेडर बैठा है, वो उन बेनिफिट्स को हमें ट्रांसफ़र नहीं कर रहा है, तो एक कंज्यूमर सीधे सीधे जाके NAA को कंप्लेन कर सकता है। NAA केस की सुनवाई करेगी, अपना जजमेंट देगा। NAA का जो भी जजमेंट होगा उसके अगेंस्ट में अपील की जा सकती है हाई कोर्ट में। कहाँ पे अपील की जा सकती है? हाई कोर्ट में। बेसिक सिंपल सा आइडिया है कि सरकार तो गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जो रेट्स हैं उनको कम कर रही थी, लेकिन जो रेट्स कम की जा रही थी उसका बेनिफिट अल्टीमेटली फाइनल कंज्यूमर तक ट्रांसफर नहीं किया जा रहा था। बीच में जो सेलर्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, वो पैसे को खा रहे थे। जब बेनिफिट को अल्टीमेटली फाइनल कंज्यूमर तक ट्रांसफर नहीं किया जाता है तो इस एक्शन को कहा जाता है प्रॉफिटियरिंग। समाधान के तौर पे सरकार ने स्टैब्लिश किया नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी को, जिसमें एक चेयरमैन होता है और 4 मेंबर्स होते हैं। अगर किसी कंज्यूमर को शिकायत है, उसको ऐसा लग रहा है कि रेट्स कम होने का जो बेनिफिट है वो हमारे को ट्रांसफर नहीं किया जा रहा है, बीच में सेलर कुछ घपला कर रहा है या ट्रेडर कुछ घपला कर रहा है, तो वो सीधे सीधे जाके NAA को कंप्लेन कर सकता है। NAA सुनवाई करेगा, अपना जजमेंट देगा। अगर आपको उसके जजमेंट से कोई प्रॉब्लम है तो आप अपील कर सकते हो हाई कोर्ट में। इनफैक्ट ये जो नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी है, इसके सामने कोई अगर सेलर है, ट्रेडर है, कोई होलसेलर है, उसको अगर ऐसा लगता है कि उसके इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई डिस्प्यूट है, तो वो भी इस NAA के सामने जाके केस फाइल कर सकता है। इसकी भी सुनवाई कौन करता है? नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी करता है। ये बहुत सिंपल सी डेफिनेशंस हैं, लेकिन हाँ प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और कभी कभी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेहद काम की है। फिर एक टर्म है एडवांस रूलिंग। एडवांस रूलिंग का मतलब क्या है? बहुत सिंपल, रिटन इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स लॉज। देखो जब जीएसटी को लाया गया तो पहली बार हमारे कंट्री में जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया था। लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा था कि जीएसटी में क्या लिखा गया है, इससे रिलेटेड लॉज क्या हैं। लोग तो छोड़ो, कॉर्पोरेशंस को समझ में नहीं आ रहा था, तो बहुत सारा कन्फ्यूजन था। ये कन्फ्यूजन ना हो, ये प्रॉब्लम्स ना हो, हमारे एग्जैक्टली टैक्स लॉज क्या है उसकी पूरी क्लैरिटी हो, उसके लिए सरकार ने टैक्स लॉज का प्रॉपर रिटन इंटरप्रिटेशन देने की शुरुआत करी। जो टैक्स अथॉरिटीज़ हैं वो कॉरपोरेशंस को, वो इंडिविजुअल्स को प्रॉपर टैक्स लॉज का रिटन इंटरप्रिटेशन देते हैं। एक एक शब्द को एक्सप्लेन करके बताते हैं कि भाई साहब ये लिखा गया है इस कानून में, इस कानून का एग्जैक्टली मतलब ये है, ताकि कोई कन्फ्यूजन का स्कोप ही ना रहे, लोगों के दिमाग में क्लैरिटी रहे, कोई दिक्कत ही ना रहे। ऑब्जेक्टिव क्या था इस एडवांस रूलिंग का? एक तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करना। भाई अगर टैक्स लॉज में क्लैरिटी होगी, अगर फ्यूचर लाइबिलिटीज़ क्या है टैक्स की उसमें क्लैरिटी होगी, तो बाहर से जो लोग हैं वो हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे। अगर कन्फ्यूजन होगा तो नहीं करेंगे, फिर तो बच के भागेंगे। तो क्लैरिटी होगी तो एक दो FDI आएगी। दूसरा,
अगर क्लैरिटी होगी तो लिटिगेशंस कम होंगे। पहले ही हमारे कोर्ट्स के ऊपर इतना बर्डन है, उस बर्डन को और क्यों बढ़ाएं। तो सरकार ने क्या किया, या टैक्स अथॉरिटीज़ ने क्या किया, एडवांस रूलिंग देने की शुरुआत कर दी कि टैक्स लॉज का प्रॉपर रिटन इंटरप्रिटेशन देते हैं। वो एक एक शब्द को एक्सप्लेन करके बताते हैं वो कि इस टैक्स लॉ का मतलब ये है, कन्फ्यूजन का कोई स्कोप ही नहीं है। तो दो फायदे हैं इसके, एक तो क्लैरिटी होती है तो बाहर के लोग हमारे कंट्री में आके इन्वेस्ट करते हैं, और दूसरा लिटिगेशंस कम होते हैं, लीगल डिस्प्यूट्स कम होते हैं, तो हमारी जुडिशरी के ऊपर जो पहले से ही ओवर बर्डनड है उसके ऊपर थोड़ा कम बर्डन होता है। ये भी एक टर्म है, बाई चांस कभी प्रीलिम्स में पूछ लें कि क्या होती है एडवांस रूलिंग, तो सिंपल लाइन, रिटन इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स लॉज प्रोवाइडेड बाय द टैक्स अथॉरिटीज। फिर एक टर्म और है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। जीएसटी में एक टर्म है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। देखो यूजुअली क्या होता है जीएसटी में कि जो सप्लायर होता है वो सप्लायर क्या करता है, वो सप्लायर अपना जीएसटी फाइल करता है, लेकिन बहुत सारे सप्लायर्स ऐसे होते हैं जो कि रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। जैसे एग्रीकल्चरिस्ट है, कोई एग्रीकल्चर करने वाला फार्मर है, उससे आपने गेहूं खरीद दिया, उससे आपने कॉटन खरीद लिया, अब वो जो फार्मर है वो तो जीएसटी फाइल कर नहीं सकता है, तो फिर आपकी जिम्मेदारी है, आपकी लाइबिलिटी है कि आप टैक्स को पे करोगे। जो भी आपने गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे हैं, उस गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड जो भी टैक्स है वो टैक्स पे करने की लाइबिलिटी किसकी है, आपकी है। सप्लायर की लाइबिलिटी नहीं है, वो तो अनरजिस्टर्ड है, शायद उसको पता भी ना हो। यूजुअली तो ये हो रहा है कि जो सप्लायर है वो सप्लायर जीएसटी को फाइल करता है, आपको तो सिर्फ सामान खरीदना होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे अनरजिस्टर्ड सप्लायर्स हैं, जैसे एग्रीकल्चरिस्ट हैं, या मान लेते हैं कोई छोटा मोटा एडवोकेट है, उसकी सर्विसेज आपने ली, अब वो रजिस्टर्ड नहीं है, वो जीएसटी फाइल नहीं करेगा। तो ऐसे लोगों से, ऐसे सप्लायर्स से अगर आप गुड्स खरीदते हो, अगर आप सर्विसेज को खरीदते हो, तो टैक्स को पे करने की लाइबिलिटी आपकी है, और इसी को कहा जाता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। यूजुअली क्या होता है कि सप्लायर जीएसटी को फाइल करता है, आप तो सिर्फ खरीद के चले आते हो, लेकिन यहाँ पे रिवर्स मैकेनिज्म है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है कि आपने खरीदा है, बट क्योंकि सप्लायर ऐसा है जो कि जीएसटी फाइल कर ही नहीं सकता है, रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप खरीद रहे हो, उसके बावजूद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके ऊपर लाइबिलिटी है कि आप टैक्स को पे करो। और ये जो सप्लायर्स होते हैं ये कौन होते हैं, जितने भी अनरजिस्टर्ड डीलर्स होते हैं। अनरजिस्टर्ड डीलर्स जैसे कोई एग्रीकल्चर करने वाला किसान है, जैसे कोई छोटा मोटा एडवोकेट है, ये जो छोटे मोटे लेवल पे गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई करते हैं लोग, उनको बोलते हैं अनरजिस्टर्ड डीलर्स। या ई कॉमर्स ऑपरेटर है कोई, उसके थ्रू आपने कोई सर्विस रिसीव की है, तो भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आप पे अप्लाई होगा। या फिर सीबीईसी के अंडर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को स्पेसिफाई किया गया है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स के अंडर जिन भी गुड्स एंड सर्विसेज को स्पेसिफाई किया गया है, उनके लिए भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अप्लाई होता है। अब वो गुड्स एंड सर्विसेज कौन से हैं उस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल तौर पे याद रखो कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब आप किसी ऐसे सप्लायर से गुड्स या सर्विसेज खरीदते हो जो कि अनरजिस्टर्ड है, तो खरीदने के बावजूद भी लाइबिलिटी आपके ऊपर ले करती है कि आप टैक्स को पे करें। इसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इसी में एक टर्म है सेल्फ इनवॉइसिंग। इट इज डन व्हेन यू परचेज्ड फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड सप्लायर एंड सच परचेज फॉल्स अंडर रिवर्स चार्ज। बहुत सिंपल, सेल्फ इनवॉइसिंग, आप खरीद रहे हो किसी अनरजिस्टर्ड सप्लायर से, तो आपको सेल्फ इनवॉइस जनरेट करना पड़ेगा, आपके ऊपर लाइबिलिटी है, बिकॉज सप्लायर तो जीएसटी कंप्लाइंट है ही नहीं, वो तो इनवॉइस जनरेट कर ही नहीं सकता है। अब वो फार्मर है, वो क्या जीएसटी इनवॉइस जनरेट करेगा। अब फार्मर से आप खरीद रहे हो, आप पढ़े लिखे हो, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लाइबिलिटी आपकी है कि आप इंश्योर करो कि जो टैक्स है सरकार का वो सरकार तक पहुंचे। ये छोटे छोटे से टर्म्स हैं, इनको साथ के साथ अपने नोट्स में लिखते रहो, 2-4 बार अगर आप देखोगे तो ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है, बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है, जब आप लाइक का बटन दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, या जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अच्छा, अब तक अपन ने क्या पढ़ा, एक तो हमने बात की ई वे बिल के बारे में। ई वे बिल क्या होता है, अगर आप कोई भी गुड्स का ऐसा कंसाइनमेंट लेके जा रहे हो जिसकी वैल्यू है 50,000 रुपये से ज़्यादा,
और जिसको बेचने के लिए लेके जाना है 10 किलोमीटर से ज़्यादा के डिस्टेंस तक, तो आपको ई-वे बिल जनरेट करना पड़ता है। इसकी वैलिडिटी होती है 1 दिन की एंड अप टू 200 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस। पूरे कंट्री में ये वैलिड होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर हमने बात की जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल के बारे में। ये जो जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल है, जीएसटी एक्ट ऑफ 2017 का सेक्शन 109 इसके बारे में बातचीत करता है। जीएसटी लॉस से रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व करने का काम है जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल का। इसकी प्रिंसिपल बेंच कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। फिर हमने बात की नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी की। ये जो NAA है इसमें एक चेयरमैन होता है और 4 मेंबर्स होते हैं। बेसिक कहानी क्या है कि सरकार तो गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जो जीएसटी के रेट्स थे उनको कम कर रही थी, लेकिन ये जो रेट्स कम हो रहे थे इसका प्रॉफिट अल्टीमेटली फाइनल कंज्यूमर तक नहीं पहुंच रहा था। बीच में सेलर्स ट्रेडर्स वगैरह घपला कर रहे थे। तो इस प्रॉब्लम के समाधान के तौर पे नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी को स्टैब्लिश किया गया। अब अगर किसी कंज्यूमर को शिकायत है तो सीधे सीधे जाके NAA में कंप्लेन कर सकता है। NAA सुनवाई करेगा, अपना जजमेंट देगा। अगर आपको जजमेंट से प्रॉब्लम है तो आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो। फिर इसके बाद हमने बात की एडवांस रूलिंग के बारे में। जितने भी टैक्स लॉज हैं उनका प्रॉपर रिटन इंटरप्रिटेशन प्रोवाइडेड बाय द टैक्स अथॉरिटीज इज नोन एज एडवांस रूलिंग। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का मतलब क्या है? अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड सप्लायर से माल को खरीद रहे हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी लाइबिलिटी है कि आप इंश्योर करो कि सरकार का टैक्स सरकार को मिले। और इसी में टर्म आता है सेल्फ इनवॉइसिंग, कि वो जो सप्लायर है अनरजिस्टर्ड सप्लायर, वो तो जीएसटी इनवॉइस जनरेट कर ही नहीं सकता है, उसको तो पता ही नहीं है। लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सेल्फ इनवॉइसिंग को जनरेट करें, इनवॉइस को जनरेट करें। फिर इसके बाद एक टर्म है रेवेन्यू न्यूट्रल रेट। देखो, जब जीएसटी को लाया गया तो सरकार का पूरा फोकस इस चीज पे भी था कि हमारा रेवेन्यू का लॉस ना हो। और रेवेन्यू का लॉस कब नहीं होगा? रेवेन्यू का लॉस तब नहीं होगा जब ये जो जीएसटी की रेट्स हैं इनको कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाए, इस तरीके से स्ट्रक्चर किया जाए कि जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स का करंट रेवेन्यू जनरेशन है उसको मेंटेन किया जा सके। रेवेन्यू न्यूट्रल रेट, कि भले ही हमें रेवेन्यू ज़्यादा ना मिले लेकिन लॉस ना हो। जितना रेवेन्यू आज तक जनरेट हो रहा है, 2017 तक जनरेट हो रहा है, उतना ही रेवेन्यू जनरेट होता रहे। ऐसा कोई रेट, ऐसा कोई स्ट्रक्चर बनाया जाए, उसको बुलाया जाता है रेवेन्यू न्यूट्रल रेट। अब बहुत सारे गुड्स को कभी थोड़ा ज़्यादा टैक्स लगाते हैं, कभी कम लगाते हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जो जीएसटी है उसको कम किया गया है। लेकिन हाँ, सरकार का एक मोटिव ये भी है कि रेवेन्यू न्यूट्रल रेट रहे, कि ना तो कंज्यूमर के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़े और ना ही ऐसा रेट हो कि सरकार को लॉस हो जाए। तो रेट्स के स्ट्रक्चर को कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाए कि जो करंट रेवेन्यू जनरेशन है सेंटर का और स्टेट गवर्नमेंट्स का, वो मेंटेन रहे। जिन रेट्स पर वो मेंटेन रहेगा उसको बुलाया जाएगा रेवेन्यू न्यूट्रल रेट। फिर एक टर्म है सिन गुड्स, नाम से ही क्लियर है, द गुड्स विच आर हार्मफुल फॉर द सोसाइटी। जैसे एल्कोहल है, जैसे टबैको है, जैसे गैम्बलिंग है, जैसे ड्रग्स है, जैसे फास्ट फूड्स हैं, ये सब क्या हैं? सिन गुड्स हैं। ऐसे गुड्स जो कि हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं एंड दे आर कंसिडर्ड हार्मफुल फॉर द सोसाइटी एज वेल, उनको बोलते हैं सिन गुड्स। और सिन गुड्स के ऊपर जो टैक्स लगता है उसको बुलाया जाता है सिन टैक्स। क्या बुलाया जाता है? सिन टैक्स। ये छोटे छोटे से टर्म्स हैं, बाई चांस कहीं पूछ ले जाएं, वैसे उम्मीद कम है इन टर्म्स के पूछे जाने की, लेकिन अगर बाई चांस पूछ ले जाएं तो आपको पता होना चाहिए। फिर एक टर्म और देख लेते हैं आज के लिए, मोटर व्हीकल टैक्स, जिसको रोड टैक्स भी बुलाया जाता है। इसको कौन लगाता है? स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। जब भी आप स्टेट में किसी भी व्हीकल को खरीदते हो, रजिस्ट्रेशन करवाते हो, तो उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है मोटर व्हीकल टैक्स या फिर रोड टैक्स। ऐसे बहुत सारे टर्म्स आएंगे इस चैप्टर में। अब कोई 30-40 टर्म्स आएंगे, तो वो 30-40 टर्म्स सारे आपको ऐसे रटे नहीं जाएंगे। एक सिंपल तरीका है कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो। दूसरा, अपना एक पेज लो, उस पेज में 2-3 सेक्शंस डिवाइड करो और छोटा छोटा लिखते जाओ कि यार ये सिन टैक्स है, ये सिन गुड्स हैं, ये मोटर व्हीकल टैक्स है। एक एक लाइन में लिखते जाओ, एक एक लाइन में। मतलब एक पेज में कम से कम आप 20 टैक्सेस के बारे में लिख लो एक एक लाइन में, तो आपके लिए चीज़ें ईजी रहेंगी। बिकॉज ये ऐसे टर्म्स हैं जिनको बहुत डिटेल में याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि कहीं अगर दिख जाए, चमक जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ यार इसका मतलब ये होता है। ये आपको करना पड़ेगा, ये मेहनत नहीं करोगे तो ये छोटे छोटे टर्म्स, ये छोटी छोटी चीज़ें कंफ्यूजिंग हो जाती हैं। और कंफ्यूजिंग से ज़्यादा ये हो जाता है कि इनको याद नहीं किया जा सकता लॉन्गर रन में। अगर लॉन्गर रन में याद रखना है
तो आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, और जितना कंसाइज हो, जितना शॉर्ट हो, उतना शॉर्ट नोट्स बनाओ। बाकी इनमें से अगर कोई करंट न्यूज़ में आ जाए तो उसको डिटेल में पढ़ना। आज का सेशन हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।